वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां बन सकती है, अर्थात उनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो ये क्वेश्चन लंबी सीमा स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अगर इंडिया का मैप देखें तो बांग्लादेश जो होता है, जो भारत के बांग्ला बॉर्डर में लगा हुआ देश है बांग्लादेश, यहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने किलोमीटर लगती है? तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर जो है भारत का बॉर्डर जो है बांग्लादेश से टच होता है। ठीक है, स्थलीय सीमा। और भारत की सबसे अम, जलीय सीमा किससे लगती है? सबसे ज़्यादा जलीय सीमा गुजरात, ये जो गुजरात वाला रीजन है, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, इधर गुजरात की समुद्र सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, समुद्र सीमा किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है? तो ये गुजरात वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे समुद्र सीमा, गुजरात की तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी लंबी है तटरेखा? तो गुजरात की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान स्थित है, क्या स्थित है? अफगानिस्तान देश स्थित है। कौन सा फ्रेंड्स? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एकमात्र भारतीय राज्य लगता है। ठीक है, अब तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से सटा हुआ एकमात्र यूनियन टेरिटरी बोले तो जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान से लगा हुआ है। और अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने किलोमीटर, तो याद रखना 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है इंडिया से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक और पॉइंट्स पूछा जा सकता है, जो हमारा बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश से कौन सा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है? ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा। इसका आंसर होगा त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट्स है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा भारत की स्थलीय सीमा लगती है, कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। गुजरात की जो तट रेखा है ये सबसे लंबी है। ठीक है, ये भी याद रखना है, गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर हमको पता है कि श्रीलंका यहाँ कहीं उपस्थित है। ठीक है, ये कौन है? ये कौन है? याद रखिएगा ये श्रीलंका है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत और श्रीलंका के बीच में, ये इंडिया है, ये पूरा पूरा इंडिया वाला रीजन है, ये भारत वाला रीजन है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी यहाँ कहीं उपस्थित है? मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा कौन बनाती है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में, जो कि सीमा भी बनाती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। एक और पॉइंट्स याद रखना है जो कि पेपर में पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा पाक जल डमरू मध्य। जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कोई भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखिएगा
यह जो है सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अच्छा, सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्हें सिखों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव। ठीक है। सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका संपादन किसने किया था? तो जो इसके पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव इसके पांचवें गुरु थे और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के अगर नौवें गुरु की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट है। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर। कौन? किसको याद रखना है? तेग बहादुर जो है ये सिखों के नौवें गुरु हुआ करते थे। ठीक है, सिखों के नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और सिखों के जो 10वें गुरु हैं, सिखों के जो 10वें गुरु हैं, 10th नंबर के गुरु हैं, ये गुरु गोविंद सिंह हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने सिख धर्म इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने खालसा पंथ के संस्थापक हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ये सारे पॉइंट्स हमें हर एक पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, गुरु नानक जो है तलवंडी गुरु नानक से ही संबंधित स्थान है तलवंडी। ठीक है, तलवंडी में इनका तलवंडी नामक स्थान जो है ये गुरु नानक से संबंधित है। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति जो होती है उसका गठन कब हुआ था ये बताना है। तो याद रखिएगा सन 1921 में जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। लोक लेखा समिति को शॉर्ट में पीएसी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? पीएसी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, लिखे देता हूँ, पब्लिक अकाउंट ये है फ्रेंड्स, अकाउंट कमेटी। ठीक है, CO सिंगल एम होता है, ITTE। ठीक है, तो पीएसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये याद रखना है। ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति में क्या होता है फ्रेंड्स? संसद जो है कई सदस्य चुनती है। जो हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, ये सदस्यों का चुनाव करती है और इसी के सदस्य जो है लोक लेखा समिति के सदस्य बनते हैं। अब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से ये 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ये कहाँ से चुने जाते हैं? ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? तो जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा है, इन सब का लेखा जोखा कौन करता है कि भारत सरकार कितना खर्चा कर रही है, इन सब का लेखा जोखा कौन करता है? ये लोक लेखा समिति का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका काम होता है? लोक लेखा समिति का काम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसे प्राक्कलन समिति जो होती है, प्राक्कलन समिति का आगे क्वेश्चन भी आएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। कौन सी बहन? जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। ठीक है, किसको? लोक लेखा समिति को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहली चीज़ देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से डिस्कस करता हूँ। लोक लेखा समिति, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएसी बोला जाता है इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएसी बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था सन 1921 में। पीएसी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें क्या होता है? संसद इसके सदस्यों का चुनाव करती है। संसद चुनकर भेजती है, लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर भेजती है। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखना है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं।
ठीक है। ये 22 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की बात आई है फ्रेंड्स, तो जापान की मुद्रा होती है क्या? यहाँ इनमें से कोई नहीं। जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। पहली, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी याद रखना है टोक्यो होता है जापान की राजधानी। टोक्यो से क्या याद रखना है? जो अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ है, जो ओलंपिक हुआ है जिसमें हमारे भाला फेंक एथलीट किसने ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है नीरज चोपड़ा ने। तो ओलंपिक जो है, जो अभी हाल ही में ओलंपिक का आयोजन हुआ है, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक जो है कहाँ हुआ है? 2021 का ओलंपिक, 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था ये जापान के टोक्यो में हुआ है 2021 में, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो याद रखना है जापान की मुद्रा, राजधानी तो टोक्यो हो गई, जापान की मुद्रा है जापानी येन। क्या? जापान की मुद्रा है जापानी येन। ये पॉइंट्स याद रखना है, जापान की मुद्रा क्या होती है? येन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जापान को अगर बोला जाए तो जापान से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सूर्योदय का देश, जहां सूर्य सबसे पहले उगता है, तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है, ठीक है। जापान की अगर बात करें तो जापान में अभी नए पीएम भी बने हैं, जो कि हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं, अक्टूबर में बने हैं, ठीक है। जापान के न्यू पीएम कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जापान के न्यू पीएम बने हैं फूमियो। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, फूमियो, फूमियो किशिदा। क्या नाम है इसका? इनका फूमियो किशिदा। ये पॉइंट्स याद रखना है। तो जापान से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किया। क्या क्या क्वेश्चन है? जापान की राजधानी, पहली चीज़ टोक्यो है, ठीक है। जापान में अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ था, ओलंपिक का आयोजन जो हर 4 वर्ष में होता है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है। जापान में जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा है येन, याद रखना है। इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है जापान को, ये भी याद रखना है। और जापान के वर्तमान पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। क्या याद रखना है? जापान की वर्तमान पीएम कौन है? तो याद रखिएगा फूमियो किशिदा। ये हर एक पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था, ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो आंसर होगा सन 1971 में। सन 1971 में फ्रेंड्स बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, ठीक है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारे बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इसी से रिलेटेड है, इसीलिए बता रहा हूँ। बंग बंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को। इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि इन्हें मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, और ये जो हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी घोषणा की थी। एक्चुअल में ये बांग्लादेश के व्यक्ति थे और ये पाकिस्तान में रहते थे, ठीक है। और पाकिस्तान से ही इन्होंने 25 मार्च 1971 को, कब फ्रेंड्स? 25 मार्च 1971 को, याद रखना है 25 मार्च 1971, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इन्होंने पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की थी। इसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था पाकिस्तान सेना के द्वारा। और इसके बाद क्या हुआ? 26 मार्च 1971 को, अगले ही दिन 26 मार्च 1971 को क्या होगा? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी गई। क्या फ्रेंड्स? इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। किसे? शेख मुजीबुर रहमान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। देश बंधु अगर पूछा जाए तो चित्तरंजन दास याद रखना है। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया? पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश के थे लेकिन रहते थे पाकिस्तान में, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तान से आधी रात के समय, आधी रात के बाद 25 मार्च 1971 को क्या किया? बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की थी इन्होंने। लेकिन इसके बाद ही अगले दिन क्या हुआ? 26 मार्च 1971 को पूरे बांग्लादेश को
बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट से याद रखना है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? सन 1971 में बांग्लादेश से पाकिस्तान को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? अब देखिए, आपने ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजीली कर लेंगे कि ये फाहियान जो आया था ये चीनी यात्री था। कौन? एक था हेनसांग और दूसरा था फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उस समय शासनकाल चल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दूसरा नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है विक्रमादित्य। क्या? इनको ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में कौन भारत आया था? चीनी यात्री था फाहियान, ये भारत आया था। ठीक है, ये भारत आकर इसने यह जो है पाटलिपुत्र में भारत में स्थान है। पाटलिपुत्र जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था पहले, पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रुका था ये। ठीक है, पाटलिपुत्र में कितने वर्ष तक रुका? तो 3 वर्ष तक ये पाटलिपुत्र में रहा। और इसकी एक बहुत फेमस बुक है, जो फाहियान की बहुत फेमस बुक है, उसको याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसकी एक फेमस बुक है, वो मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, उसका नाम है फो क्यो की। क्या क्या फ्रेंड्स, याद रखना है, फो क्यो और की, इसके फेमस बुक का नाम है। यह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रुका था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताया दे रहा हूँ। अब इसका नाम आया है फाहियान का, तो आपको हेनसांग को भी याद रखना है। किसको? हेनसांग को भी याद रखना है। हेनसांग से भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेनसांग को भी आपको याद रखना है कि हेनसांग जो है भारत कब आया था। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स? जैसे कि हमने पॉइंट लिया पहला कि जो चीनी यात्री था फाहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और यह पाटलिपुत्र में 3 साल तक रुका था, ये भी याद रखना है। पाटलिपुत्र में कितने वर्ष तक रुका? 3 वर्ष तक रुका। इसकी फेमस पुस्तक क्या याद रखनी है? फो क्यो की, ये इसकी फेमस पुस्तक है, ये याद रखना है। ठीक है, और हेनसांग जो है, जो हेनसांग आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है जवाहर सागर परियोजना। अब देखिएगा, यहाँ से मैं इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन बने आप निश्चित करके आएंगे। जवाहर सागर परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जवाहर सागर परियोजना और दूसरा राणा प्रताप सागर परियोजना, क्या बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स? जवाहर सागर परियोजना और दूसरा है राणा प्रताप सागर परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद नहीं कह सकता कितनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, ये दोनों ही चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर फ्रेंड्स? चंबल नदी पर दोनों ही परियोजनाएं स्थित है। अगर नर्मदा नदी की बात करूं तो इसके भी 2 परियोजनाएं फेमस हैं। पहला सरदार सरोवर परियोजना, कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। और दूसरी याद रखना है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना याद रखना है, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, ये याद रखना है। अब कृष्णा नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी पर 2 परियोजनाएं स्थित है। पहला अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है और अलमाटी सागर परियोजना इसी से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा एक और फेमस है नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में बहती है। नागार्जुन सागर परियोजना भी बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, याद रखना है। अलमाटी सागर परियोजना, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी से फेमस है और नागार्जुन सागर परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे
मैं बता रहा हूँ टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना जो टिहरी परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सा फ्रेंड्स? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी? टिहरी परियोजना। याद रख लेंगे। ठीक है, अगला एक और बताता हूँ। कई सारे परियोजनाएं लेकर आया हूँ। तुलबुल परियोजना बहुत ही फेमस है। तुलबुल परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना याद रखना है, ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, थीन बांध परियोजना। थीन बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा जो थीन परियोजना है ये रावी नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? थीन परियोजना ये रावी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर सतलज नदी की बात करें तो दो परियोजनाएं फेमस है। एक भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पर बना है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? भाखड़ा वाला। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना। और दूसरा याद रखना है नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सा? नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना याद रखना है। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं सतलज नदी पर। क्या याद रखना है? ये दोनों हैं सतलज नदी पर, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सतलज नदी पर ये बने हैं दोनों। ठीक है, ये हर एक पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और कुछ बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ बताता हूँ ना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ है? सतलज नदी पर है, ये याद रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है, ये याद रखना है। और कुछ परियोजनाएं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर क्या बना है? कावेरी नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं। अगर बात करें शिव समुद्रम की, ठीक है, किसकी? शिव समुद्रम की, तो ये भी कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ बना है? ये कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना। और कौन सा परियोजना है? मेट्टूर बांध परियोजना। शिव समुद्रम और मेट्टूर बांध परियोजना ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, सारे पॉइंट्स का आपको फिर से देखना है और याद रखना है। ठीक है, पहला अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। अलमाटी बांध या नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, इसी पर परियोजना है। ठीक है, नर्मदा नदी से क्या याद रखना है? सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? भागीरथी नदी पर। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है। थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है। और शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना ये सब कहाँ हैं? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है ये बताना है। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ जो सुदीरमन कप है फ्रेंड्स ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। किसमें से फ्रेंड? बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो पहला कप याद रखना है थॉमस कप। कौन सा? थॉमस कप याद रखना है, ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। दूसरा उबेर कप, उबेर कप ये भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड कप है, याद रखना है। अगर हॉकी की बात किया जाए तो हॉकी से संबंधित कप आपको याद रखना है आगा खां कप। ठीक है, आगा खां कप, आगा खां कप। ठीक है, आगा आगे है रंगा स्वामी कप, बहुत ही फेमस है हॉकी के लिए। ठीक है, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप ये याद रखना है। और एक है बेटन कप। ये तीन कप आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, हॉकी में कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। हॉकी के लिए आगा खां कप, रंगा स्वामी कप और बेटन कप। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी में ही से ही रिलेटेड है। अब फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए आपको सबसे फेमस है जो डूरंड, डूरंड जो है डूरंड ट्रॉफी ये फुटबॉल से ही है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बहुत फेमस है संतोष ट्रॉफी, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको? सुब्रतो, संतोष और सुब्रतो। ठीक है, सुब्रतो कप और रोबर्स कप ये सब याद रखना है। सुब्रतो कप, रोबर्स कप। और अगर पूछ लिया जाए मर्डेका कप,
मर्डेका कप भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। कौन सा कप? मर्डेका कप, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। अगर गोल्फ की बात कर लूँ, यहाँ पे बताता हूँ, गोल्फ की अगर बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, गोल्फ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। गोल्फ के बारे में, गोल्फ से संबंधित क्या याद रखना है आपको? दो चीज़ें याद रखनी है, दो फेमस है गोल्फ से, बाकर कप और राइडर कप। राइडर कप तो इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता, इतना फेमस है ये। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित है, राइड करके जाते हैं। राइडर कप, राइडर कप किससे संबंधित है? ये गोल्फ से रिलेटेड है। हर एक पॉइंट्स को याद रखना है, कोई भी पॉइंट्स पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी ट्रॉफियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए याद रखिएगा, न्यूनतम आयु सीमा है, आप 25 वर्ष के तो होने ही चाहिए। पहली चीज़, लोकसभा ये भारत का निम्न सदन होता है। ठीक है, अस्थायी सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन है और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको बात किया जाए तो लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो लोकसभा से संबंधित आर्टिकल है हमारे में अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 जो है, आर्टिकल 81 81, ये लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 25 वर्ष, याद रखना है। ठीक है, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? सबसे पहले लोकसभा के सदस्य कौन बने थे? तो याद रखना है, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे जीबी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना है, जीबी मावलंकर जो है लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, जीबी मावलंकर, याद रखना है। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना है, मीरा कुमार। इतनी बार पूछा गया है ये। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर, पहली महिला अध्यक्ष तो याद रखना है मीरा कुमार। किसका नाम आता है? मीरा कुमार को याद रखना है, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ पे ही देखिए, राज्यसभा की अगर बात कर लें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और 35 वर्ष अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राज्यपाल बनना है किसी राज्य का, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से हमें याद आ रहा है कि जो मतदान देने की उम्र है, वयस्क मताधिकार की आयु है, ये 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, वयस्क मताधिकार, मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। पहले 18 वर्ष भी थी, अब की 21 वर्ष कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन में? कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन याद रखना है। ठीक है, इसमें जो मताधिकार की आयु है 18 वर्ष से बढ़ाकर, कितने? 18 वर्ष से बढ़ाकर कब कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, पहले 18 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन आया और उसके द्वारा वयस्क मताधिकार, मतदान देने की उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। सारे पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की अगर बात चल रही थी तो राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे उच्च सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, अब अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं। राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा की भी बात आई है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो राज्यसभा के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। राज्यसभा पहला, ये इसके बारे में आर्टिकल कौन सा है? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 80 जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, संविधान में, संविधान का जो आर्टिकल 80 है ये किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? न्यूनतम आयु क्या हुई है इसमें सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष का होना चाहिए? 30 वर्ष तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, हर 2 वर्ष में, क्या? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है इसके रिटायर होते रहते हैं। कितने सदस्य फ्रेंड्स? 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में इसके रिटायर होते रहते हैं। मतलब
इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसमें सदस्य बने ही रहते हैं, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण, सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, याद रखिएगा। जो इसका दायित्व सौंपा गया है, इसका दायित्व सौंपा गया है हमारी प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति की अगर बात आई है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो प्राक्कलन समिति होता है फ्रेंड्स, यह समिति जो है संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों का अनुमान की जांच करती है। ठीक है, अनुमान वगैरह लगाती है। अनुमान लगाने का काम किसका है? तो इसी का है प्राक्कलन समिति। जो भी सरकार धन व्यय करती है, खर्च करती है, इसके अनुमान की जांच कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति करता है। प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, और ये जो सदस्य होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल भी इसमें निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। पहला पॉइंट्स याद ही रखना है, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये जो सरकारी फिजूल खर्ची है, अगर सरकार फिजूल खर्च करती है, उस पर रोक लगाने का काम होता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है, सरकार कोई भी फिजूल खर्चा नहीं कर सकती, इसीलिए प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है कि यह जो भी सरकार धन का व्यय करती है, इसके अनुमान की जांच, इन्वेस्टिगेशन, ये सब किसका काम होता है? प्राक्कलन समिति का काम होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा के 30 सदस्य मेंबर, 30 मेंबर जो हैं इसके सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। तो आप निश्चित बताइएगा, कमेंट कर बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताएं कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो में हमने दिए, ठीक है, कोई भी पोस्टमार्टम हमने किया, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए उनका अच्छे से विश्लेषण किया। आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप यहाँ से कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।